मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा रहेगा 26वीं आईनी तरमीम मुजव्वज़ा, जिसके हवाले से इत्तफाक़ राय और इस तरमीम को मंजूर कराने के करीब से करीब, मजीद से मजीद करीब से करीब तर हुकूमत और उसके इत्तेहादी पहुंचते चले जा रहे हैं। लेकिन आज 2-3 सेटबैक्स हुए हैं हुकूमत को, जिसमें सबसे बड़ा सेटबैक के आईनी अदालत के बजाय एक स्टेप हुकूमत पीछे हुई है, सेटबैक लिया है उसने, बैकफुट पे गई है हुकूमत। नून लीग और पीपल्स पार्टी और आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पे इत्तेफाक राय हो गया है। ये आज सारा दिन रिपोर्ट होता रहा। इसमें कितनी सदाकत है और क्या वाकई हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी अब मौलाना फजल रहमान की मानने पर आ गए हैं और मौलाना ने अपनी मनवा ली है, तो इसके मुकाबले में हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे क्या मनवाने जा रहे हैं? बिकॉज खबर ये आ रही है कि अगर हुकूमत बैकफुट पे आई है, एक सेटबैक लिया है हुकूमत ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आ गई है, तो इसके बदले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी तब्दील होने जा रहा है। और गालिबन तवक्कुआत ये हैं, इस वक्त अफवाहें इस्लामाबाद में ये गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि जिनका मुमकिना नाम लिया जा रहा है शायद वो आइंदा चीफ जस्टिस ना हो सकें, और हुकूमत की शायद एक मुमकिना तजवीज़ ये हो तरमीम के हवाले से कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाए। इन सब मामलात में कितनी सदाकत है, इन सवालात का जवाब लेंगे। दूसरी जानिब अब ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि कल ये तरमीम प्रेजेंट कर दी जाएगी, टेबल कर दी जाएगी सेनेट में। अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो क्या इस पे एक कौमी इत्तेफाक राय वाली तरमीम इसको कहलाया जा सकता होगा? क्योंकि कल ही BNP मेंगल के सरबरा जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और उनके जो पार्लियामेंट लॉज है उस पर पुलिस ने रेड तो किया, पुलिस वहाँ पर गई तो सही। इसी बुनियाद पे अख्तर मेंगल ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके बंदों को ना सिर्फ हिरासा कर रही है, उनके सेनेटर्स को, बल्कि उनको उठाया भी जा रहा है, अगवा भी किया जा रहा है। बाद में जो BNP की एक सेनेटर है नसीमा एहसान, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। लेकिन बहरहाल सरदार अख्तर मेंगल साहब का बहुत संगीन इल्ज़ाम मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इल्ज़ामात हैं। PTI कह रही है कि उनके MNAs को भी ऑफर्स की जा रही है, पैसे दे के ख़रीदने की कोशिश हो रही है मुबैना, और सेनेटर्स को तो 1 अरब रुपए तक की ऑफ़र की जा रही है। यहाँ तक के उमर अयूब ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया। कहते हैं कि जी अगर नंबर पूरे नहीं हैं हुकूमत के पास तरमीम के लिए तो फिर पंगा क्यों लिया। इन्हें मामलात पे बात करेंगे। पहले ज़रा PMLN के साथ और उसके बाद BNP के सरबरा, BNP मेंगल के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले PMLN से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, साबिक विफाकी वज़ीर रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कोट एंड कोट PTI हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो पंगा क्यों लिया, और क्या हुकूमत सेनेटर्स को, MNAs को ख़रीदने की कोशिश कर रही है, उनको अगवा कर रही है, उनको हिरासा कर रही है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, मैं इसकी बड़ी सराहत से तरदीद करूंगा। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत का एक मुजाहिरा देखा है कि जब हुकूमत के पास आज से 4 हफ्ते पहले जब नंबर्स नहीं थे उस तरमीम के लिए, उस वक्त कोई गैर मरई हाथ नहीं आया जबरदस्ती करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, किसी को मेजॉरिटी दिलाने के लिए, जैसा कि हमने 2018 से 22 के दरमियान देखा था। हुकूमत ने कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। 4 हफ्ते इस्तेमाल किए गए हैं इस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए, और इंशाल्लाह जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था 18वीं आईनी तरमीम का, वो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरा होने जा रहा है कि पार्लियामान का जो अमल दखल है अदलिया की रेगुलेशन में, अदलिया के बारे में जो कवानीन वज़ा करने हैं, वो जो 19वीं तरमीम के तहत उसको इख्तियार वो कुछ वापस लिया गया था, वो इंशाल्लाह उसे कल मिलने जा रहा है। तो खुर्रम साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जो PTI के इल्ज़ामात हैं, PTI कह रही है कि सेनेटर्स को 1 अरब की ऑफ़र हुई। मेहरबानो कुरैशी ने कह दिया कि ज़ैन कुरैशी की वाइफ को मुबैना तौर पर उठा लिया गया, चंद घंटों के बाद वो वापस आ गई। सरदार अख्तर मेंगल साहब के पार्लियामानी लॉज पे पुलिस का रेड तो हुआ, वो सब ने वो वीडियो देखी, और दीगर भी उनके बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब गलत है?
जी नहीं, मैं बैंगल साहब मेरे हमसाए रहे हैं पिछली पार्लियामान में, तो मैं तो जरूर उनके साथ इजहार हमदर्दी भी करूंगा। लेकिन जो वीडियो हमने देखी है वो सिर्फ हमने बड़े जो है वो बादब पुलिसमैन थे जिन्होंने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा और उन्होंने सिर्फ कुछ गुफ्तगू की है जिसकी वीडियो हमारे सामने आई है। तो लिहाजा जो उनके बैंगल साहब मेरे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है, लिहाजा उनके बारे में उनके पास ज्यादा मालूमात होंगी। लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी को उठाएं या रेड करें। अगर ये पॉलिसी होती तो ये तरमीम 4 हफ्ते पहले ही जो है वो मंजूर हो जाती। लेकिन जो पार्लियामान का यानी कि 4 हफ्ते पहले कम से कम नंबर पूरे नहीं थे, अब नंबर पूरे हो गए खुर्रम दस्तगीर खान साहब और आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आ गए हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन द बैक फुट? जी देखिए, असल इशू ये है कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो लोग जो आईनी अदालत को देखते हैं उन्हें सेपरेट करना है उनसे जिन्होंने वो 60,000 अवाम की जो अपीलें पेंडिंग है उनको देखना है, ताकि ये जो सारा फोकस है जिस तरफ हो जाता है बार बार कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसी पर फोकस है। और फिर जाहिर है हमारी जमात भी इसमें शामिल रही है कि जी फुल बेंच बनाया जाए, सबको लाया जाए। अब जो फुल बेंच बनता है इसका मतलब है और कोई काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा एक आईनी बेंच तो मुस्तकिल उसके लिए डेडिकेटेड होगा। लेकिन सर ये हुकूमत का यू टर्न तो है और हुकूमत मौलाना के सामने एक तरह से झुकने पे, घुटने टेकने पे या व्हाटएवर द वे यू पुट इट आउट, एक तरह से हुकूमत की सुबकी तो है, हुकूमत बैकफुट पे तो गई है। सो मच सो के ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि अगर हम आईनी बेंच बनाएंगे तो गुनाहे बेलज्जत हो जाएगा, तो आप गुनाहे बेलज्जत की तरफ जा रहे हैं। जी आप उसको हुकूमत के बारे में जो भी कह लें, जमहूरियत और आइन की फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिस तरह हमने देखा है कि जब भी हुकूमतें जब वो शुरू करती हैं कोई लेजिस्लेशन तो वो एक मैक्सिमलिस्ट एजेंडा होता है। तो अब यही जमहूरियत है कि वो जो शार्प एजेस हैं हर कानून में वो वक्त के साथ निगोसिएशन के साथ वो शार्प एजेस राउंड ऑफ होके एक ऐसा कानून सामने आएगा इंशाल्लाह कल जिस पर हम आगे बढ़ सकेंगे। और वो जो हमने जो 14 एक ये भी बड़ी अहम बात है कि 14 साल पहले 18वीं और 19वीं आईनी में एक तजर्बा किया गया कि क्या अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है जो ये कहता है कि जी सीनियर मोस्ट जज होंगे और जो जजों की जिसमें जजों की तैनाती का तरीकेकार जो था उसमें जजेस का बहुत ज्यादा रोल दिया गया। ये जो तजर्बा हमने किया वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की जमहूरियत को कोई भी बराह रास्त मुआवनत करने में नाकाम रहा है। तो लिहाजा हमें आगे बढ़ना है और इसको जो आईन जो है वो एक मुंजमद कागज नहीं है, वो एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें वक्त के साथ तब्दीली आनी चाहिए। यानी कि खुर्रम खान साहब, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि कुछ गिव एंड टेक, कुछ लोग कुछ दो। अगर आप लोग आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आए हैं तो इसके मुकाबले में आप लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का तरीकाकार चेंज कर देंगे ताकि वहां पर भी कोई पसंदीदा शख्सियत लाई जा सके और जिस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त सीनियर मोस्ट है उनको ही आना हो, गालिबन वो ना आए। इज दैट ट्रू? जी नहीं, देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें जब तक मतन काबीना से मंजूर नहीं हो जाता हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्लियामान का अमल दखल बढ़ता है और ये जो एक ऑटोमेटिक तरीका, ये हमें सबको जहन में रखना है कि ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस में फैसला किया गया था कि सीनियर मोस्ट होंगे ऑटोमेटिकली और फिर 18वीं तरमीम में उसको जो है वो आईनी कवर दे दिया गया। ये इससे पहले पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं था। ये एक नई इनोवेशन थी और ये नई इनोवेशन ऐसी हुई है जो कि मेरी नजर में, मैं बड़े अदब से करूंगा, कि वो पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हुई है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम के लिए आज खासतौर पे वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और BNP मेंगल के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल साहब से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान से बाहर वो मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार अख्तर मेंगल साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी वक्त देने के लिए। आपने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और सबसे पहले तो आपके साथ यकजहती का इजहार ये नहीं होना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है, जो हुआ है किसी सूरत। लेकिन आपने खुर्रम दस्तगीर खान साहब को भी सुन लिया। हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हम ना तो हिरासा कर रहे हैं, ना हम बंदे उठा रहे हैं, ना हमारी ये पॉलिसी है। और सेंटर नसीमा एहसान भी मंजर आम पे आ गई और आज वो ज़ोहराने में भी शरीक थी और उन्होंने भी कहा कि मुझे या मेरे घर वालों को अगवा नहीं किया गया। बट स्टिल अख्तर मेंगल साहब, आपके इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं।
जी शुक्रिया वरीदा। वरीदा, पहले तो जिस आईनी तरामीम की बात की जा रही है, जी मुझे ये बताया जाए ये तरामीम लाने वाले कौन हैं? हुकूमत है, उसके इत्यादी हैं, अपोजिशन है, या अस्करी कुव्वत है? क्योंकि अगर हुकूमत ये तरामीम लाना चाहती है तो क्या आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हुकूमत का वो मसूदा आपने कभी देखा है? हमें पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट मिल चुका है, हमें जेयूआई का ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट मेरे ख्याल में आज दिन तक अगर कैबिनेट में भी आया होगा तो कैबिनेट के अराकीन ने भी उसको शायद देखा, क्योंकि पिछली बार जब ये लाना चाहते थे मुझसे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, मैंने उनसे भी कहा था कि जी आप ड्राफ्ट तो हमें दें, हम उसको देख सकते हैं उसमें है क्या। ठीक। और फिर मुझे जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुई, वो भी हमें ड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं कर सके। सो बिलावल भुट्टो ने वो ड्राफ्ट भिजवाया, अभी जो उन्होंने ड्राफ्ट भिजवाया था वो बिल्कुल अलग है। अब समझ में ये नहीं आ रही हमें कि हमेशा तरामीम हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होता है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट कहीं नजर नहीं आ रहा, या वो GHQ में अभी तक प्रिंट हो रहा है, या वो आपके आपारा में प्रिंट हो रहा है, कहाँ प्रिंट हो रहा है हमें उसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन जहाँ तक तो हमारे उनका ताल्लुक है जी, आज नसीमा एहसान को कल उनके बेटे को उठा लिया गया था। क्या आज खुर्रम दस्तगीर साहब इस बात को बता सकेंगे कि पिछले एतवार में उनकी पार्टी के साथ ज्यादती करने वाली सिर्फ इमरान खान की PTI थी, या वो अस्करी कुव्वतें भी थी? उस वक्त वो उनका नाम लेते थे, उस वक्त वो कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो। वो इज्जत लूटी किसने थी? वो वोट की इज्जत को लूटने वाले कौन थे? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आज वो बड़े एहतराम के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं कहूंगा कि कल जिन पर आप इल्जाम लगा रहे थे अपोजिशन में होते हुए, उन कुव्वतों पर अपने जलसों में, हमारे जलसों में, हम भी आपके जलसों में आते थे, आप उसी अस्करी कुव्वत को जनरल फैज किसी दुकान का चौकीदार नहीं था, वो ISI का DG ISI का DG था, उस पर आप लोगों ने इल्जाम लगाए थे ना जी। अब बाजवा पर जो आप इल्जाम लगा रहे थे, क्या वो बाजवा किसी बस का कंडक्टर था? वो तो आपकी आर्मी का चीफ था जी, उस पर आप लोग इल्जाम लगा रहे थे। आज क्यों अचानक और नसीमा एहसान के बेटे को उठा लिया गया जी? लेकिन सेंटर नसीमा अच्छा, लेकिन सेंटर नसीमा एहसान इससे इनकारी हैं जी। क्यों? जब किसी के शौहर उनके कब्जे में हो जी, जब उनका नौजवान बेटा उनके कब्जे में हो, वो शाबाश है उस खातून को जो उसने, आज कामरान मुर्तजा भी उस ऐवान में बैठे हुए थे, वो भी शायद इस प्रोग्राम में मेरी बातें सुन रहे होंगे। आज वो है हमारे प्रोग्राम में है, तो वो सुन रहे होंगे आपकी गुफ्तगू। वो लिटरली रो रही थी, और उसके साथ कामरान मुर्तजा का मैंने वो इंटरव्यू भी सुन लिया कि वो उनके आंसू देखकर मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सका। तो ये इस जिसको 73 के आइन जिसको कहा जाता है, क्या इसको हम ये समझे कि ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए? नहीं, इस सूरत में तो बिल्कुल आईनी तरमीम नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस स्टेट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेट, दिस इज अ मिलिट्री स्टेट। ठीक है। जो कुछ इन्होंने पिछली गलतियां की हैं, मुझे हैरानी की है कि पिछले बार मियां साहब ने जो गलतियां की और उसको वो भुगतनी पड़ी, पीपल्स पार्टी ने जो गलतियां की वो उनको भुगतनी पड़ी, और ये न कि सिर्फ अपने लिए वो खड्डा खोद रहे हैं, बल्कि मुल्क और मुल्क के जमहूरी इदारों और अदलिया के लिए वो ऐसा गड़ा खोद रहे हैं जिससे शायद ही ना वो मुल्क निकल सके, ना ही। और हमारे एक सेनेटर जी कासिम रूंजो डायलिसिस के पेशेंट हैं, 70 साल की उनकी एज है, उनको डायलिसिस से उठा के ले गया गया, उनको उनके बेटे समेत, उनका कोई हाल अहवाल नहीं। तो ऐसी अख्तर मेंगल साहब, ये एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दें, ये सब कुछ जो हो रहा है इस सूरत में या इस सूरत हाल के साथ
आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, इंतहाई मुतनाज़ा है और ये जमहूरी उसूलों की पामाली है, किसी भी बुनियादी मुआशरे के उसूलों की पामाली है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन इल्ज़ामात के साथ साथ आपका अभी भी है मौक़िफ़ के सेंटर नसीमा एहसान के साहबजादे और उनके शौहर को उठाया गया है और आपके दूसरे जो सेंटर रोंजो हैं उनको भी उठाया गया है। तो इनकी कोई FIRs वगैरह दर्ज हुई हैं जो कि अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ बतौर सहाफ़ी कि इनकी FIRs दर्ज करवाई गई हैं गुमशुदगी के उठाई जाने की हवा की? सब FIR बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं, क्या किसी एक की FIR काटी गई है? हजारों मसखशुदा लाशें हमारी गिराई गई हैं, क्या उनकी किसी ने FIR काटी? क्या वो रियासत के इस मुल्क के शहरी नहीं, आर दे द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? क्या सेनेटर जो है, सेनेट के चेयरमैन को उसका एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कल दस्तगीर साहब कह रहे हैं मेरे घर पे आए थे वो पूछगिछ करने की, किस चीज की पूछगिछ करने आए थे भाई? वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से रेजिडेंट्स ने कंप्लेन की थी कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। किस रेजिडेंट? वो सिर्फ मेरे उसमें लॉजेस की कंप्लेन आई है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लॉजेस है, किसी पे नहीं गए। ऐसा नसीमा एहसान के घर में जाके अभी भी देखें, मैं आपको उसका नंबर बताता हूँ, C308, आप जाए तो वहां पर किसी को मिलने नहीं दिया जाता। उसके एक मासूम बच्चा, एक बेटी उसकी, उसको यरगामाल बना के लेकिन इसका पर्चा तो कटवाया जाना चाहिए। इस्लामाबाद में ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, निज़ाम इंसाफ यहाँ पर मौजूद है, अदालतें मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, इसका पर्चा तो होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बेबी आपको याद होगा PTI की दौर हुकूमत में JUI के एक MNA के घर पे इस तरह रेड की गई थी जी, पार्लियामेंट लॉजेस, और उनको पार्लियामेंट लॉजेस में उसकी कोई किसी के खिलाफ FIR कटी थी? काटने की किसी ने जुर्रत की थी? कौन सी वो अदालत है यहाँ पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है रातों रात जो यरगमाल बनाया जाता है, उसकी कोई FIR नहीं काटते। यहाँ पे हैवी मैंडेट वालों को जो है पैरों में हथकड़ियां बांधकर उसको जहाज में अगवा प्लेन हाईजैक में उसको कैद में डाला जाता है। उनकी कभी FIR घटी जो हम जैसे गरीबों की FIR जाके घटेगी वहाँ पर? एक आखिरी सवाल आपसे सदाकत मेंगल साहब कि अब BNP मेंगल का क्या इस पे हिकमत अमली क्या होगी वोट देने के हवाले से? बिकॉज मैं तो नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब मुझे कल मैं इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ। अच्छा, कल आप इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं? जी जरूर। मैंने तो मेरे पाकिस्तान आने का कोई इरादा था ही नहीं। ठीक, कल कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें क्या आप शिरकत करेंगे? वो भी कॉल किया गया। कौमी असम्बली से इन हालात को देखकर जो है ना, मैंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया। जी, लेकिन आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया ना अभी तक स्पीकर ने? हाँ वो जी, मैंने तो नमाजें पढ़ी हैं, कबूल हो ना वो आपके सेनेटर्स कल सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे? रोंजो साहब आपके मुताबिक तो मौजूद नहीं है। हमारी पार्टी का फैसला यही है। अब वो करते हैं तो जाहिर किसी के दबाव में आके करते हैं ना। वो पार्टी के मेंबर रहे, पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया। जब पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उस आईनी तरामीम का कोई कभी हिस्सा नहीं बन सकते जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं, ठीक, तो अगर कोई जाता है तो इसका मतलब वो किसी दबाव के तहत जाता है। तो कोई दबाव के तहत किसी आईनी तरामीम में हिस्सेदार होता है तो इसका मतलब कि उन पर दबाव डालने वाले हुकूमत, उसके इत्यादी और वो खुफिया एजेंसियां जिसका लोग नाम लेते हुए डरते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर खान मेंगल साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कल वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उनके मुताबिक चूंकि कौमी असम्बली से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो कल के इजलास में शिरकत इस वक्त तक तो अख्तर मेंगल साहब फरमा रहे हैं कि वो नहीं करेंगे। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी PTI और JUI फेस से आईनी तरमीम के मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी इसी मुद्दा के हवाले से आईनी तरमीम मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम से पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं अपनी जमात के सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल, एक तो हुकूमत पे और आप लोग ज़ाहिर हुकूमत के साथ हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरी उसूलों पर खड़ी है, आप लोगों ने शहादतें दी हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर खान मेंगल अभी आपसे पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, वो अपने इल्ज़ामात पे बरकरार हैं कि हिरासा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से
और वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है बंदों को तोड़ने के लिए, बंदों को उठाने के लिए, अगवा करने के लिए, हिरासा करने के लिए। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है बुखारी साहब एक ऐसी हुकूमत पे, पीपल्स पार्टी जिसकी इत्तेहादी है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत बैकफुट पे चली गई। बिलावल मौलाना को मनाने गए थे और लगता है कि मौलाना ने बिलावल को मना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। बुखारी साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। गुजारिश ये है कि जब डायलॉग होता है तो डायलॉग में पहली बुनियादी बात होती है रिजिडिटी नहीं होती, और रिजिडिटी हो तो फिर डायलॉग नहीं होता। जो सियासी जमातें रिजिडिटी में बिलीव करती हैं वो फिर पॉलिटिक्स से बाहर होती हैं। आप एक जमात को देख लें जो उसका मौक़िफ़ हमारा रिजिड रहा तो वो कहाँ खड़े हैं। गुजारिश यह है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा पहले से वाज़ेह था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये फेडरल शरीयत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जो प्रोसीजर है जजेस की अपॉइंटमेंट का। हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो आज से 15 दिन पहले जो ड्राफ्ट आया उस पर तो पीपल्स पार्टी का डिसएग्रीमेंट था। अल्टीमेटली हमने पीपल्स पार्टी ने और उसकी क़यादत ने कन्फाइन किया ओनली टू 2 आर्टिकल्स की अमेंडमेंट, और वो थी पहली के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एट द फेडरल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल एंड और फिर प्रोसीजर जो था। लेकिन उस पर ऑब्वियसली मुज़ाकरात हुए, आज अभी भी जारी हैं। अभी मैं समझता हूँ ये प्री मेच्योर होगा कि आप कह देंगे जी फलां का मौक़िफ़ तस्लीम कर दिया गया और फलां का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इतना बुखारी साहब इतना तो हो गया ना कि अब अदालत की बजाय बेंच बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं देखिए, अभी स्टिल इट इज नॉट फाइनल, क्योंकि अच्छा ये सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात थी बिलाशुबा। लेकिन कल टेबल होने जा रहा है सेनेट में ये तरमीम। लेकिन जी पहले तो कल वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें जाएगा जी, फाइनल मुसवदा जी, मुसवदा जो फाइनल अप्रूवल, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो स्पीकर साहब ने की है। जी जी बिल्कुल, सो मुसवदा फाइनलाइज हो गया सर। उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ बैठी हैं, फाइनलाइज वो करेंगी। ठीक, ये कल ही हो जाएगा फाइनलाइज जी, ये कल ही फाइनलाइज हो जाएगा कमेटी में ड्राफ्ट। होपफुली। लेकिन है कि इसलिए कि कल चेयरमैन बिलावल शायद इस्लामाबाद में नहीं होंगे जी, वो 18 अक्टूबर का जलसा है हैदराबाद, और वो हैदराबाद में वो उधर होंगे। लेकिन एक बात गरीजा साहब जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो इतनी आसान नहीं, इसीलिए इसकी प्रोविजंस ये रखी गई कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए जी, ताकि ये जब भी अमेंड करना पड़े तो 2/3 मेजोरिटी मिनिमम जो है वहाँ नहीं। लेकिन तो सारा दिन ये खबर चलती रही कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे इत्तेफाक राय हो चुका है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे हुआ है एग्रीमेंट के नहीं हुआ अभी तक सो फार नहीं। जब तक ये बिल टेबल नहीं होता तब तक कोई बात कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा ठीक, गुफ्तगू शुनी जारी है। और एक बात आप जरूर ज़हन में रखेंगे, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसमें भी कई दफा बॉटल नेक्स आए और उन बॉटल नेक्स को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो विजन थी उसके मुताबिक उनको रिमूव किया जाता रहा। ठीक, और अब मैं समझता हूँ कि अभी आप प्रिज्यूम कर लें या आप ये समझ लें कि जी ये डिसाइड हो गया तो डिसीजन उस वक्त तक आप और सीजेपी की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो अमेंड किया जा रहा है, राइट? बिल्कुल, हम ये चाहते थे क्योंकि ओरिजिनली जो कंसेप्ट था पार्लियामेंट्री कमेटी का और जो 18th अमेंडमेंट लाया गया था उसको तो बिल्कुल टुकड़स करके रख दिया गया, उसका कोई इस पे मौलाना मान गए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर का तरीकाकार तब्दील कर दिया जाए? देखिए, मैं अभी बात यह है कि क्योंकि इट इज अ डिस्कशन बिटवीन 2 लीडरशिप्स और ये लीडरशिप जो है वही इसका फैसला बता सकते हैं। अवाम को जानने का हक है ना, इसको अवाम से इतना खुफिया क्यों रखा मैं क्या सराई के तौर पे नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट अ प्रीवी टू दैट मीटिंग। लेकिन सीजेपी की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार अमेंड होने जा रहा है तरमीम में।
देखिए जी, हम तो वो जो 18th अमेंडमेंट थी जी, हम उस पर जाना चाहते हैं, और जो 19th अमेंडमेंट जो जबर के जरिए करवाई गई थी, हम उसको अनडू करना चाहते हैं। सो यू हैव सेड दैट। हाँ, अब हम उसको अनडू करेंगे। हाँ। लेकिन बाकी इसमें वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और मौलाना साहब की तजवीज थी, हाँ। जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, हाँ। उसको क्लब कर दिया जाए। हम्म, मौलाना साहब की ये तजवीज थी, ठीक। और उस पर अभी डिस्कशन और यानी कि deliberations मंसूर हैं। शाह साहब गालिबन अगले चीफ जस्टिस ना हो सकें, कहा जा नहीं सकता नहीं, है। देखिए जी, जब तक आप आर्टिकल 175 में वो प्रोविजन अमेंड नहीं करते कि जिस पे वो सीनियर मोस्ट वुड बी द चीफ जस्टिस, जब तक आप वो अमेंड नहीं करते, तो आप इस तरह कैसे ये अपनी तो तौर वो पे अमेंड कह होने सकते जा हैं? रही है बुखारी साहब। तो देखिए जी, उस पे मैं आई कांट कमेंट सो फार, क्योंकि जब तक ये पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक, जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो ठीक। डिसीजन नहीं देती, तब उस समय कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब। प्रोग्राम में आज वक्त निकालने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, और बुखारी साहब ने कुछ ना कहते हुए भी बहुत सी बातें बता दी हैं। इन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है और JUIFA का क्या मौक़िफ़ है, दोनों से बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, जो कि आईनी तरमीम, मुजवज़ा आईनी तरमीम 26वीं, इसके खिलाफ कल एहतजाज पे जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पिछले कुछ अरसे में जितनी बार भी एहतजाज की कॉल दी है, कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, कल एक बार फिर पार्लियामानी कमेटी का आईनी तरमीम के हवाले से इजलास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इजलास में या सेनेट में या कौमी असम्बली में किसी भी तरह से तरमीम को रोकने की हिकमत अमली को कामयाब बना सकेगी, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सड़कों पे? और इसके अलावा जो PTI का इल्ज़ाम है कि उनके बंदों को हिरासा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, इसी पे बात करेंगे। PTI इस्लामाबाद रीजन के सदर आमिर मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर मुगल साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक तो जो आज की खबरें आई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे इत्तफाक़े राय हो गया है कहीं ना कहीं, और इसके मुकाबले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ाकार भी शायद तब्दील हो जाए। सो इस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बिकॉज कल इज़ अ काइंड ऑफ अ डिसाइसिव डे। कल पार्लियामानी कमेटी फिर बैठेगी, फिर हुकूमत का एक प्लान है कि वो सेनेट में ही कल ले आए तरमीम। तो आप लोग पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर एहतजाज करके कैसे रुकवा सकेंगे इस तरमीम को? फिलहाल तो नामुमकिन नज़र आता है। देखें जी, मैं एक तो आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आपने कहा कि हमारे एहतजाज कामयाब नहीं हो सके। कामयाब एहतजाज का क्या पैरामीटर है? जब हम एहतजाज करते हैं तो इस्लामाबाद को या पूरे पंजाब को कंटेनरिस्तान बना दिया जाता है, हज़ारों शेल फायर किए जाते हैं, औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को अगवा किया जाता है, उन पर झूठे पर्चे दिए जाते हैं। तो और क्या कामयाब एहतजाज होता है? हमारे एहतजाज से ये नाजायज़ तो ये सारा कुछ आपको ही फेस करना पड़ता है ना। इसके मुकाबले में जो आपके एहतजाज का मुद्दा होता है, जो उसका मकसद होता है, वो प्लान तो कामयाब नहीं होता ना। ना इमरान खान को रिहा करवा पाते हैं, ना हुकूमत पे दबाव डाल पाते हैं आप लोग। नहीं, हुकूमत पे तो दबाव है, बाकी इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारी एफर्ट जारी है, इमरान खान भी जल्दी रिहा होंगे। अब आते हैं आईनी तरामीम की तरफ। देखें जी, ये जो काली आईनी तरामीम की जा रही हैं, और बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा एक तमाशा लगा हुआ है। कल इन्होंने शाह कुरैशी की बहू को अगवा कर लिया, जैन कुरैशी जो हमारे MNA हैं, उनकी मिसेज को। इन्होंने रियाज फितियाना के बेटे को अगवा किया, इन्होंने डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा किया, इन्होंने हमारा एक MNA सरगोदा से मिकदाद, उसको अगवा कर लिया। आज आपने सुना जो रोई हैं आके कौमी असम्बली में जो सेनेटर हैं, सेनेटर नसीमा एहसान BNP मेंगल की, नसीमा एहसान, तो उनके साथ इन्होंने क्या किया है? जो दूसरे इनके सेनेटर हैं BNP मेंगल के, उनको अगवा किया हुआ है। कासिम तो रोंजो। इस तरीके से ये काली आईनी तरामीम की जा रही है पाकिस्तान में। कौन इन तरामीम अच्छा, को आमिर मुगल साहब, अभी थोड़ी देर पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया, आपसे भी वही सवाल पुटअप कर रही हूँ। जैन कुरैशी साहिब की जो अहलियाँ हैं वो तो वापस आ गई चंद घंटों के बाद। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होने चाहिए, और इन सब इल्ज़ामात के साथ तो तरमीम आनी ही नहीं चाहिए। ये सब जमहूरी उसूल नहीं है, मुआशरती उसूल भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, जितने इल्ज़ामात हैं आपके कि डॉक्टर जरका के फैमिली को उठा लिया गया, मिकदाद साहब की फैमिली को उठा लिया गया, रियाज फतियाना की फैमिली को उठा लिया गया, अच्छा मिकदाद साहब को खुद उठा लिया, इन सब की FIRs आप लोगों ने दर्ज, बयान सुना होगा, इन सब की FIRs आप लोगों ने दर्ज करवा दी हैं?
आप मुझे बताएं, इमरान खान पे कातलाना हमला होता है, उसने कहा FIR दर्ज करो, तो उसकी FIR ही दर्ज नहीं हुई। वो तो उस वक्त के आपके अपने चीफ मिनिस्टर थे ना, उस यहाँ वक्त तो आपके अपने चीफ मिनिस्टर थे चौधरी परवेज इलाही, वो दर्ज ही नहीं कर रहे थे FIR। सुन लें, मुझे बताएं, इंतजार हुसैन पंजोथा को हुआ हुआ आज 9 दिन हो गए हैं, क्या पता चला है हमें उसके बारे में? एक वो नौजवान साफी लड़का है शेख आगा सरवर, उसको हुआ हुए आज 7-8 दिन हो गए हैं, उसकी भी एप्लीकेशन दी हुई है। ये पाकिस्तान में इस वक्त कोई आयन कानून कोई चीज बची नहीं है, खुला गुंडागर्दी हो रही है, बंदूक की नोक पे। पहले फैसिलिटेट किया काजी फैज ईसा ने 63 का फैसला देके इनको रास्ता फराहम किया। पहले जब इन्होंने 14-15 सितंबर को अटेम्प्ट की थी, उस वक्त इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मौलाना साथ नहीं देंगे, हमसे बंदे पूरे नहीं होंगे। मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है आमिर मुगल साहब, जो आपने इमरान खान के फोकल पर्सन की बात की है, उनका मामला अदालत में चला गया ना, वहां पे अदालत में सुनवाई हो रही है और उम्मीद है और दुआ भी है कि वो बाजियाब हो जाए, जहां पर भी हैं वो फौरन प्रोड्यूस किए जाएं। लेकिन ये सेनेटर्स हैं या अरकान पार्लियामेंट हैं या साबिका अरकान पार्लियामेंट हैं, आई मीन इनका इस्तेहकाक है, तो इनकी FIR तो आप लोग दर्ज करवाएं ना इनकी फैमिलीज के। और मैं यही तो कह रहा हूँ, जब नसीमा एहसान ने आपके सेनेट में खड़े होकर कह दिया, वो कौन सुनता है इस वक्त हमारी FIR? कौन हमारी FIR दर्ज करता है? हम इस वक्त सरजमीन बेआइन में रह रहे हैं। इस मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बंदूक का आइन है, काला कानून है। इस वक्त मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, माओ बहनों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बूढ़े बुजुर्गों को अगवा किया जा रहा है, प्लास से उनके जिस्म को नोचा जा रहा है, सिर्फ इस काली आईनी तरमीम के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन, कोई कानून, हर चीज। लेकिन इस आईनी तरमीम को PTI रोक सकती है, रोक पाएगी? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे इसको रोकने के लिए, और हम इस गैर कानूनी तरमीम को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, अगर बंदूक की नोक पे ये तरमीम कर भी ली जाती है, अगर इसमें कामयाब हो भी जाते हैं, हमारी जिद्दोजहद थोड़ी लंबी हो जाएगी, तस्लीम इसको वहां फिर भी नहीं करेगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक जज। अच्छा, कल का एहतजाज आप लोग बंदे निकाल पाएंगे? उसमें हमारा मैंडेट आमिर मुगल साहब, उस जैली आमिर मुगल साहब, कल का एहतजाज बंदे आप लोग निकाल पाएंगे, खासतौर पर इस्लामाबाद में? देखें जी, बिल्कुल कल के एहतजाज में बंदे निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा। असल बात यह है कि एहतजाज की नौबत क्यों आती है? अगर आप एक गैर आईनी काम, एक गैर आईनी तरीके से एक काम भी गैर आईनी कर रहे हैं और तरीकाकार भी उसके लिए गैर आईनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर मुगल साहब, आपसे कुछ मजीद सवाल भी हो सकते थे, लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब प्रोग्राम में आज ज्वाइन करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।